नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। नारद संचार के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, शुभ चिंतक और जो भी अन्य हमारे साथी हैं उनको नए कैलेंडर वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम बात करते हैं कि 2024 शुरू हुआ है तो आर्थिक स्थिति देश की क्या है, देश की जीडीपी की क्या स्थिति है, विदेशी मुद्रा भंडार की क्या स्थिति है, देश के शेयर बाजारों में क्या हाल है और आयात और निर्यात के मोर्चे पर क्या स्थिति है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो भारत के लिए कैलेंडर वर्ष 2024 जो शुरू हुआ है ये आर्थिक लिहाज से काफी उत्साहपूर्ण इसका जो है माहौल देखा जा रहा है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में दूसरी तिमाही के दौरान 7.6% वृद्धि दर्ज की गई और तीसरी तिमाही के आधिकारिक आंकड़े फरवरी में आएंगे। तो फिलहाल जो चालू वित्त वर्ष है अप्रैल 2023 से मार्च 2024 का जो ये वित्त वर्ष है इसके पहले 6 महीने में देश की आर्थिक वृद्धि जिसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद टोटल जो होता है वो 7.7% रही है, जो कि तमाम विशेषज्ञों के अनुमान से बेहतर रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ये साल कैलेंडर वर्ष है जनवरी से जो शुरू हुआ है अब, तो इसमें आर्थिक स्थिति फिलहाल ठीक ठाक दिखाई देती है। रिजर्व बैंक पहले ही चालू वित्त वर्ष के लिए जो पूरा साल है इसके लिए उसका जो जीडीपी वृद्धि का अपना अनुमान था 6.5% उसको बढ़ा के 7% कर चुका है, यानी सीधे आधा परसेंट। उसका कहना है कि 6.5 नहीं 7% वृद्धि रहेगी। तो ये अपने आप में अर्थव्यवस्था की स्थिति को बताने के लिए एक बड़ा कारण है कि अर्थव्यवस्था इस समय किस स्थिति में है, यानी बेहतर स्थिति में है कि जब रिजर्व बैंक जो है अपने पहले के अनुमान को बढ़ा रहा है। खुदरा महंगाई का आंकड़ा इस समय हालांकि काबू में है, लेकिन नवंबर 2023 में एक माह पहले के मुकाबले अक्टूबर में ये थी 4.87%, तो नवंबर में बढ़ के हो गई 5.55%, यानी 5.5% से थोड़ी अधिक। तो रिजर्व बैंक के खुदरा महंगाई का जो संतोषजनक स्तर रिजर्व बैंक मानता है उसने तय किया हुआ है 4% और हमारी खुदरा महंगाई है 5.5%। तो संतोषजनक तो नहीं है, महंगाई ऊपर है, लेकिन रिजर्व बैंक ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर बढ़ती है तो 6% हम उसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 6 से ऊपर जाती है तो वो चिंता की बात है। तो 6% से ये नीचे है 5.55 पर। दिसंबर के आंकड़े अब आएंगे अगले एक सप्ताह के बाद आएंगे। तो मुद्रास्फीति उच्चतम स्तर से तो नीचे है, लेकिन जो संतोषजनक स्तर है उससे ऊपर है। आटा, चावल, मसाले, चीनी और कुछ अन्य खाद्य पदार्थ है जिनकी वजह से जो खुदरा महंगाई है उसका आंकड़ा ऊपर बना हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार, देश का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर $600 अरब से ऊपर चला गया है, जो कि जो मौजूदा वैश्विक परिस्थितियां हैं कि दुनिया के क्या हाल है आज, ऐसी परिस्थितियों में भारत के लिए काफी संतोष की बात है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इस समय जो 22 दिसंबर 2023 के आंकड़े हैं उसके मुताबिक 620 अरब 44 करोड़ 10 लाख डॉलर पर ये पहुंच गया है। अभी कुछ महीने पहले ये 560-570 अरब डॉलर के आसपास था, लेकिन अब इसमें वृद्धि हुई है, जो कि मौजूदा परिस्थितियों में काफी संतोष की बात है किसी भी देश के लिए। आज की जो देश दुनिया की परिस्थितियां हैं उसमें विदेशी मुद्रा भंडार की मजबूती काफी महत्वपूर्ण है। शेयर बाजार की बात करें, पिछले कुछ महीनों से लगातार शेयर बाजार तेजी में है, कीर्तिमान बना रहा है। नए 3 जनवरी 2024 को बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 71,357 अंक पर बंद हुआ था और अगर 30 नवंबर की मैं बात करूं, नवंबर यानी दिसंबर का महीना सिर्फ बीच में है, 30 नवंबर को ये था 67,000 अंक पे। तो 67,000 अंक से बढ़ के 3 जनवरी को पहुंच गया 71,357, यानी 4,000 अंक बढ़ गया एक महीने में। मतलब 30 नवंबर तो दिसंबर हो गया, दिसंबर के महीने में 4,000 अंक बढ़ गया। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी जो है वो करीब 1,500 अंक इस अवधि में 30 नवंबर 4 जनवरी 1,500 अंक बढ़ गया। तो इससे बाजार का मूड आप देख सकते हैं कि बाजार देश की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से देख रहा है। विदेशी निवेशक जो हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक, देशी और विदेशी संस्थान दोनों ने अकेले दिसंबर के महीने में 11 अरब डॉलर भारतीय बाजार में निवेश किया है, यानी लगातार तेजी का रुख बना हुआ है। और इसमें 70% से जो 11 अरब डॉलर उसमें 70% से ज्यादा हिस्सा विदेशी संस्थागत निवेशकों का है। कहाँ तो कुछ महीने पहले विदेशी संस्थान पैसा निकाल रहे थे क्योंकि अमेरिका में, यूरोप में ब्याज दरें बढ़ रही थी, लेकिन अब दिसंबर में उन्होंने वापस जो है भारत में पैसा लगाया है। और स्टेट बैंक सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट जारी की है तो उसने बताया कि 2024 में भी बाजार में तेजी रहने का उसने अनुमान लगाया है। एनएसई निफ्टी को बोला है
है कि 23,500 से 24,300 के दायरे में 2024 यानी अब जो इस साल शुरू हुआ उसमें रहेगा। तो जो इस समय का जो निफ्टी का जो क्लोजिंग है उसके हिसाब से ये 8.5 से लेकर 12.5% ऊपर है, जो अनुमान बताए जा रहे हैं। सोने का भाव भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, 63,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पे है। आईपीओ का बाजार, जिसको प्राथमिक पूंजी बाजार कहते हैं, जहां कंपनियां सीधा जो है जनता से, संस्थानों से, निवेशकों से पैसा जुटाने आती हैं, तो 2024 में वहां भी जो है, जो ये विशेषज्ञों की जो रिपोर्ट है वो कहते हैं कि 2024 में आईपीओ बाजार वहां से उसमें भी तेजी रहेगी और करीब 1 लाख करोड़ रुपए अलग अलग कंपनियां जुटाएंगी। करीब 70 कंपनियां पूंजी बाजार में उतरने की दिशा में जो है वो तैयारी में है। कुछ ने रजिस्टर्ड करा लिया है, कुछ जो है दस्तावेज फाइल कर रही है। 2023 में प्राथमिक पूंजी बाजार यानी आईपीओ बाजार से कंपनियों ने 50,000 करोड़ रुपए जुटाए और 2024 के लिए माना जा रहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए तक कंपनियां बाजार से जुटाएंगी। तो यानी आर्थिक गतिविधियों में हर तरफ गतिविधियां तेज हैं। कारों की बिक्री 2023 की बात करें तो हुंडई ने, एक कंपनी हुंडई पूरे साल में 2023 में 6,02,000 कारें बेची। टाटा मोटर भी अब धीरे धीरे दौड़ में आगे निकल रहा है, उसने 2023 में 5,53,000 कारें बेची। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 4,33,000 गाड़ियां बेची। ये इन कंपनियों का किसी एक साल का सबसे अच्छा प्रदर्शन है गाड़ियां बेचने का। सबसे ज्यादा गाड़ियां 2023 में बिकी हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। हालांकि जो मारुति की गाड़ियां हैं वो उसका जो एक साल का सबसे बेहतर रिकॉर्ड है वो है 17,30,000 कारों का, और 2023 में उसकी बिक्री रही है 17,10,000 कारों की। तो यानी 20,000 कारें उसकी कम बिकी हैं, जो उसका अब तक का किसी एक साल का सबसे ज्यादा कारों की बिक्री का रिकॉर्ड था। किया इंडिया, टोयोटा किर्लोस्कर, एमजी मोटर इंडिया, इनके भी जो है अच्छी गाड़ियां बिकी हैं। हालांकि ये नई कंपनियां बाजार में अभी आई है, तो इनकी जो पिछले साल का जो बिक्री का आंकड़ा उसके मुकाबले इस साल थोड़ी ज्यादा बिकी है, तो उनको अच्छी वृद्धि लगी है। अब हम बात करते हैं जीएसटी संग्रह, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप बाजार में जो भी माल खरीदते हैं जिसपे जीएसटी लगता है, तो जब आप माल खरीदते हैं तो जीएसटी देते हैं, तो जीएसटी जितना ज्यादा होगा इसका मतलब ज्यादा खरीद फरोख्त हुई है। तो इसमें भी लगातार तेजी बनी हुई है। दिसंबर 2023 के लेटेस्ट आंकड़े हैं, दिसंबर 2023 में तो जीएसटी प्राप्त हुआ है 1,64,882 करोड़ रुपए, और इससे पिछले महीने नवंबर में थोड़ा ज्यादा था, 1,67,929 करोड़ रुपए। अक्टूबर में उससे भी ज्यादा था, 1,72,000 करोड़ रुपए के करीब। तो 1,72,000, 1,67,000 और 1,64,000 थोड़ा सा नीचे आया है। सितंबर में ये 1,62,000 था, अगस्त में 1,59,000, जुलाई में 1,65,000, जून में 1,61,000 करोड़ रुपए, मतलब मैं लाख बोल रहा हूँ तो उसके आगे करोड़ भी है। मई में 1,57,000 करोड़ रुपए। अप्रैल 2023 में जब से वित्त वर्ष शुरू हुआ तब 1,87,000 करोड़ रुपए का जीएसटी मिला था। यानी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये 1,60,000 के आसपास जो है ये ऊपर बना हुआ है। तो इससे आप ये मान सकते हैं कि खरीद फरोख्त ज्यादा हो रही है, अच्छी हो रही है, गतिविधियां ठीक ठाक है। अप्रैल से दिसंबर के 9 महीने की अगर हम बात करें, क्योंकि इस साल के जो ये वित्त वर्ष है अप्रैल से दिसंबर के आंकड़े हैं, तो एक साल पहले अप्रैल से दिसंबर में 13,37,000 करोड़ रुपए का जीएसटी मिला था, और इस साल अप्रैल से दिसंबर में ये हो गया 14,97,000 करोड़ रुपए। तो 12% की वृद्धि 9 महीने में एक साल पहले के मुकाबले देखी गई। आयकर रिटर्न 31 दिसंबर 2023 तक कुल 8 करोड़ 18 लाख रिटर्न भरे जा चुके हैं, जो कि पिछले साल इसी अवधि में भरी गई रिटर्न के मुकाबले 9% ज्यादा है। 31 दिसंबर मतलब 31 दिसंबर रिटर्न भरने की एक तरह से अंतिम तिथि होती है। इसके बाद उसमें कुछ जुर्माना लिया जाता है, क्या किया जाता है। तो 31 दिसंबर तक 8 करोड़ 18 लाख रिटर्न भरी है। तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि इकोनॉमी में क्या पोजीशन है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्यात में हालांकि कुछ सुस्ती आई है, लेकिन इसके बावजूद भारत का निर्यात कारोबार पिछले साल के बराबर रहेगा। पिछले साल यानी 2022-23 के बराबर, और 2022-23 में देश से माल और सेवाओं का दोनों का कुल 776 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था। 2 साल पहले ये 500 अरब डॉलर था, और उसके बाद बढ़ के ये 2022-23 में 776 रहा है। और 2023-24 की बात करें तो अप्रैल से और नवंबर तक वस्तुओं का निर्यात 280 अरब डॉलर, सेवाओं का निर्यात 220 अरब डॉलर, तो यानी 500 अरब डॉलर का जो है नवंबर तक निर्यात हो चुका है। तो अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने हो रहे हैं, तो 4 महीने में इसके 770-780 अरब डॉलर तक पहुंच जाने की उम्मीद
उम्मीद है। तो इसीलिए मंत्री जी कह रहे हैं कि पिछले साल के बराबर रहेगा। कच्चे तेल की बात करें तो इस समय हालांकि रूस यूक्रेन का मामला है, उधर इजराइल हमास का अरब देशों का मामला है, तो इन तमाम चुनौतियों के बीच जो है कच्चे तेल के दाम 6 महीने के सबसे नीचे स्तर पर आ गए, $77 प्रति बैरल पर आ गए, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है भारत के लिहाज से। भारत पेट्रोलियम का बड़ा उपभोक्ता देश है। तो अब ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम घटने चाहिए, कंपनियों को जो है सस्ता मिल रहा है कच्चा तेल। तो ये पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि तीसरी तिमाही के परिणाम यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कंपनियों के तीसरी तिमाही के परिणाम आने के बाद हो सकता है कंपनियां इस बारे में कोई फैसला ले। सरकार का इसमें कोई भूमिका नहीं है, सरकार कंपनियों से कोई बात नहीं कर रही है। कंपनियां तीसरी तिमाही के परिणाम क्या आते हैं, उनके क्या हिसाब किताब है, उसके बाद ही हो सकता है पेट्रोल डीजल के बारे में कुछ अपने दाम कम कर सकती हैं। तो ये सब तो बातें हमने बताई है कि अर्थव्यवस्था अलग अलग मोर्चे पर क्या है। अब कुछ चिंताएं अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चिंता है जलवायु परिवर्तन की। मौसम का मिजाज किस तरह बदल रहा है। अगर मौसम सामान्य रहता है तो अच्छी पैदावार होती है, खेती अच्छी होती है। गेहूं का पिछली बार जो है रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ 11 करोड़ 5 लाख टन का, और इस बार भी ये कहा जा रहा है कि अगर मौसम अच्छा रहा, क्योंकि ये गेहूं की बुआई का मौसम चल रहा है इस समय और काफी बुआई हो चुकी है, अभी थोड़ी बहुत बदल रही है, बाकी रह गई है। 320,54,000 हेक्टेयर पर गेहूं की बुआई हो गई है। तो ये माना जा रहा है कि अगर मौसम ठीक ठाक रहा तो इस साल भी गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन 11 करोड़ 40 लाख टन तक पहुंच सकता है। तो गेहूं की पैदावार अच्छी होगी तो सरकार की खरीदारी भी अच्छी रहने की उम्मीद है। हालांकि ये जो पिछला गेहूं का जो खरीद सत्र गया, खरीदना मतलब सरकार जो खरीदती है, उसमें सरकार एफसीआई को 262 लाख टन गेहूं मिला, जो कि कम है, जितना मिलना चाहिए था उसके अनुमान से कम है, उससे पिछले साल और भी कम मिला था। तो ये गेहूं मतलब क्यों नहीं सरकार को खरीद पा रही है या किसान सरकार को क्यों नहीं दे रहे हैं, ये एक समझने की बात है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाने पीने की चीजों के दाम, गेहूं के दाम, आटे के दाम ऊंचे बने हुए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जो है व्यापारी वर्ग या दूसरे वर्ग इसका उनको फायदा मिल रहा है। और एक चिंता की बात यह है कि अगर जो दुनिया में जगह जगह लड़ाइयाँ और खींचतान चल रही है, अगर वो विकराल रूप ले लेता है तो भारत भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। ये भी एक बड़ी चिंता है। मौसम सही रहे, ये एक चिंता की बात है। जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वो शांत हो जाए, ठीक ठाक हो जाए, उसको लेकर भी चिंता है। और जो सरकार ने 5 साल तक गेहूं चावल फ्री, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत वो फ्री देने की बात कही है, तो अगर सरकार के गोदामों में खरीद उनकी अच्छी नहीं रही एमएसपी पे तो उसमें भी समस्या आ सकती है। और उसमें अगर दाम बढ़ते हैं सरकार और उनको बढ़ाएगी तो कितना सब्सिडी उसमें जाएगी, बजट पे उसका कितना असर पड़ेगा, ये देखने की बात है। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में कितनी सब्सिडी देनी पड़ सकती है। हालांकि अभी तो हमने बताया कि 6 महीने के निम्न स्तर पर है, लेकिन अगर भविष्य में बढ़ते हैं तो वहां फिर उसमें भी बजट पे उसका असर पड़ सकता है। और जो पूंजीगत खर्च है, अगले बजट में पूंजीगत खर्च कितना सरकार रखती है, क्योंकि पूंजीगत खर्च से ही अर्थव्यवस्था में गतिविधियां बढ़ती हैं। सीमेंट, लोहा, रोजगार, तमाम चीजें उस पर, उत्पादन, तमाम चीजें उस पर निर्भर करती हैं। इस साल के बजट में सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च रखा था, जिसमें आप सड़कें बनाते हैं, हवाई अड्डे बनाते हैं और तमाम बिल्डिंगें बनाते हैं, जो भी गतिविधियां चलती हैं, तो उससे ये सब चीजें 2024 के बजट में क्या होता है उस पर भी निर्भर करती है। फिलहाल अर्थव्यवस्था की तस्वीर सुहानी दिखाई दे रही है, सुहावनी, उज्जवल, बढ़िया, बेहतर। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।